जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जा रहे साइंस क्वेश्चन के एनालिसिस की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि ग्रुप डी का फर्स्ट फेज़ एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और सेकेंड फेज़ चल रहा है। तो सेकेंड फेज़ में 29 अगस्त के तीनों ही शिफ्ट में जो साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम लोग आज के इस सेशन में एनालिसिस करेंगे। ध्यान में रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड होंगे क्योंकि बच्चों को जितना याद रहा है उस हिसाब से उन्होंने क्वेश्चन भेजा है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एनालिसिस से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ध्यान दीजिएगा, बच्चों ने यहाँ पे सही ऑप्शन नहीं भेजा, लेकिन कुछ बच्चों ने ये बताया कि गुरुजी BaCl2 Na2SO4 इस तरह से कुछ था। तो मेरे मित्र, जब भी बात की जाएगी द्विविस्थापन अभिक्रिया की और आप कह रहे हैं कि BaCl2 Na2SO4 में से कुछ था, तो भाई मेरे आप सबों को मैंने कई बार बताया है क्या कि जब बेरियम क्लोराइड BaCl2 Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, जब बेरियम क्लोराइड Na2SO4 सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तब ये क्या बना लेता है, BaSO4 बेरियम सल्फेट बना लेता है और साथ ही साथ NaCl सोडियम क्लोराइड बनता है। और ये जो अभिक्रिया है इसको आप क्या कहते हैं कि गुरुजी ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है। और मैंने पीछे के सेशन में भी आपको बताया है कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ये आयनों के विनिमय के चलते होता है। अब ये हम लोग कैसे पकड़ेंगे कि आयनों का विनिमय कैसे हो रहा है, तो ये भी बताया है कि किसी भी फॉर्मूला का पहला पार्ट पॉजिटिव और दूसरा पार्ट निगेटिव होता है। तो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड में बेरियम पॉजिटिव होगा, क्लोरीन निगेटिव होगा, सोडियम सल्फेट में सोडियम पॉजिटिव और सल्फेट निगेटिव होगा। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो प्लस वाला है बेरियम, ये किसके साथ जुटेगा, तो सल्फेट वाले माइनस के साथ जुटेगा, क्या बना लेगा, बेरियम सल्फेट बना लेगा। और ये जो हमारा सोडियम प्लस है ये क्लोरीन माइनस के साथ जुटेगा और क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आयन के आदान प्रदान के चलते बन रहा है और इसीलिए ये जो हमारा अभिक्रिया है वो किसका उदाहरण होगा, आप कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण होगा, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण होगा। तो बहुत सारे मित्र जो ये कह रहे हैं कि BaCl2 Na2SO4 करके कुछ था, तो भाई मेरे यही आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ध्यान में रखेंगे कि जहाँ भी आपको ये अभिक्रिया दिखेगी आप समझ जाना कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जलीय जंतु के शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ किस रूप में उत्सर्जित होते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि गुरुजी ये अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, जंतु कोई भी हो उसके शरीर में क्या होगा, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होंगे और जब मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होगा तो कुछ न कुछ अनट्रीटेड मटेरियल बनेगा जो उसके बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं होगा और वही मटेरियल क्या कहलाएगा, अपशिष्ट पदार्थ कहलाएगा। और ध्यान में रखेंगे कि अलग अलग जंतुओं में जो अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन होता है वो अलग अलग रूप में होता है। जैसे यहाँ पे बात की गई आपसे कि जलीय जंतु के शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ किस रूप में उत्सर्जित होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसके शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है वो किस रूप में निकलता है, अमोनिया के रूप में निकलता है। किस रूप में निकलता है, अमोनिया के रूप में निकलता है। और ध्यान में रखेंगे कि जलीय जंतु के शरीर से अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया के रूप में इसलिए निकलता है क्योंकि अमोनिया क्या होता है, तो सर जल में घुलनशील होता है और ये जल में बहुत तेजी से क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। ध्यान में रखिएगा कि अगर बात की जाएगी कि स्थलीय जंतु के शरीर से, जैसे कि हम लोग हो गए, तो अगर बात की जाएगी कि स्थलीय जंतु के शरीर से अपशिष्ट पदार्थ किस रूप में निकलता है, यहाँ पे जलीय जंतु की बात की गई तो आपने अमोनिया कह दिया। और अगर बात की जाएगी कि स्थलीय जंतु के शरीर से अपशिष्ट पदार्थ जो है, अपशिष्ट पदार्थ किस रूप में बाहर निकलता है, ये किस रूप में उत्सर्जित होता है, तो आप सभी क्या याद रखेंगे, आप सभी याद रखेंगे यूरिया के रूप में क्या होता है, उत्सर्जित होता है, यानी कि यूरिया के रूप में बाहर निकलता है। और मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूरिक अम्ल के रूप में
अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए यूरिक अम्ल यानी कि यूरिक एसिड के रूप में, यूरिक एसिड के रूप में अपशिष्ट पदार्थ, यूरिक एसिड के रूप में अपशिष्ट पदार्थ किस प्रकार के जंतु के शरीर से निकलता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो एबीज वर्ग के जंतु होंगे यानी कि जितने भी पक्षी होंगे और साथ ही साथ जो रेप्टिलिया वर्ग के जंतु होंगे, जो रेप्टिलिया वर्ग के जंतु होंगे उनके बॉडी से जो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलेगा वो किस रूप में निकलेगा, यूरिक अम्ल के रूप में निकलेगा यानी कि यूरिक एसिड के रूप में निकलेगा। तो ये तीनों ही चीज़ आप अपने माइंड में रखिएगा। आपके लिए ये VVI है, यहाँ पे मैं VVI लिख दे रहा हूँ। हो सकता है कि आगे के शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट किया जाए या फिर सेम क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। बहुत सारे मित्र यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, जबकि कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। आप सभी कहते कि गुरुजी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, H2SO4 एसिड है, तो बेस और एसिड या एसिड और बेस अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, आप कहेंगे सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे कौन सा सॉल्ट बनेगा, आप कहिएगा गुरुजी कैल्शियम सल्फेट बनेगा। कैल्शियम किसके साथ रिएक्ट करेगा, सर सल्फेट के साथ। क्या बना लेगा, कैल्शियम सल्फेट क्या होगा, सॉल्ट होगा, और साथ ही क्या बनेगा, आप कहेंगे वाटर। क्या बनेगा, वाटर। ये अभिक्रिया कौन सा हो जाएगा, तो आप सभी ध्यान में रखना कि ये अभिक्रिया आपका उदासीन अभिक्रिया हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, यानी कि वैसी अभिक्रिया जिसमें एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना लेता है, सॉल्ट और वाटर बना लेता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मधुमेह यानी कि डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होता है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो डायबिटीज है ये इंसुलिन के कमी से होता है। किसके कमी से होता है, इंसुलिन के कमी से होता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये आपके बॉडी में कहाँ से स्रावित होता है, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी पेनक्रियाज में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती है, जिसमें 3 प्रकार के सेल होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। और लैंगरहैंस द्वीपिकाएं की जो बीटा कोशिका होती है वही क्या करती है, इंसुलिन का स्रवण करती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इंसुलिन का स्रवण कहाँ से होता है यानी कि इसका सेक्रेशन कहाँ से होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे अग्नाशय की बीटा कोशिका से यानी कि बीटा सेल से। यहाँ पे मैं पेनक्रियाज लिख दे रहा हूँ, आप सभी समझ जाना। पेनक्रियाज को ही हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं। तो क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि इंसुलिन का सेक्रेशन कहाँ से होता है, तो आप कहेंगे अग्नाशय के बीटा कोशिका से होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि इंसुलिन के अल्प स्रावन से यानी कि इंसुलिन की कमी होगी तब क्या होगा, तो आप कहेंगे गुरुजी डायबिटीज होगा यानी कि मधुमेह होगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इंसुलिन के अति स्रवन से अगर आपके बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा हो जाए तब कौन सी बीमारी हो सकती है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इंसुलिन के अति स्रवन से, इंसुलिन के अति स्रवन से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होती है, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होती है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 5 कि आपके क्वेश्चन में पावर दिया हुआ था 200 वाट। इंडिविजुअली एक बच्चे ने इस क्वेश्चन को भेजा था और मैंने बोला था कि मैं यूट्यूब पे इसका करा दूंगा सॉल्यूशन। तो ध्यान दीजिएगा कि पावर जो था वो 200 वाट था, जबकि यहाँ पे वोल्ट कितना था 220, और साथ ही आपसे आई पूछा गया था, विद्युत धारा पूछा गया था। तो बहुत सारे मित्र यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, वो रिलेट ही नहीं कर पाए कि आखिर हमको करना क्या है यहाँ पे। तो मेरे मित्र क्वेश्चन बड़ा ही आसान था। मैंने आपको कई बार बताया है कि जब हम लोग पावर की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुजी पावर के लिए हम लोग कई फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन सीधे सीधे ये कहते हैं कि गुरुजी पावर इक्वल टू V² भी होता है, पहला फॉर्मूला ये, और दूसरा फॉर्मूला P = VI भी होता है। तो मेरे मित्र आप सभी ये कह सकते हैं कि गुरुजी जब हमारे क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर और रेसिस्टेंस की बात की जाएगी तो पावर इस फॉर्मूला से निकल जाएगा, और अगर हमारे क्वेश्चन में इस तीनों में से कोई एक दिया हुआ रहेगा तो हम यही फॉर्मूला लगा करके उस एक वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन में विभवांतर और विद्युत धारा या शक्ति इन तीनों में से कोई 2 दिया हुआ रहेगा तो हम एक निकाल सकते हैं। ध्यान देंगे कि आपके क्वेश्चन में इस फॉर्मूला का यूज़ किया गया है,
यहाँ पे पावर दिया गया है, विभवांतर दिया गया है, आई पूछा जा रहा है। आप कहेंगे कि गुरुजी जब आप ये कह रहे हो कि P = VI होता है तो यहाँ पे हम लोग पावर के जगह 200 वाट रख देते हैं और विभवांतर के जगह 220 रख देते हैं, अगुना आई कर देते हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं चेला जी। अब ये 0 इसके साथ तो कैंसिल हो जाएगा और I = हम लोग 20/22 नहीं लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 20/22 एम्पियर। अगर पॉइंट में दिया होगा इसको आप सॉल्व करके पॉइंट में भी ला सकते हैं। आइए इस तरह के कुछ और भी क्वेश्चन हैं उसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही हल्का क्वेश्चन कि एक उत्तल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, फोकल लंबाई क्या होगी? बताइए ना बनेगा। आप कहेंगे R = गुरुजी F/2 होता है। क्या होता है? R = F/2 होता है, जो कि गलत है चला, ये मैंने उल्टा लिख दिया है। F = क्या हो जाएगा? R/2 हो जाएगा, यानी कि फोकल लंबाई जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, अब बटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके क्वेश्चन में फोकल लंबाई दिया हुआ रहता और साथ ही आपसे पूछा जाता कि वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, आप सभी क्या कहते कि गुरुजी अगर फोकल लंबाई दिया हुआ रहेगा तो हम लोग वक्रता त्रिज्या = क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर R = 2F हो जाएगा, मतलब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन कि न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक लागू होता है? बताइए कितना बार आप लोग पढ़े होंगे कि गुरुजी न्यूलैंड का जो ऑक्टेव रूल है ये कैल्शियम तक लागू होता है। कहाँ तक लागू होता है? कैल्शियम तक लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करता है? बेटे मित्रों ध्यान देंगे कि जब नाइट्रोजन साझा करेगा तो जाहिर सी बात है क्या बनाएगा? अणु बनाएगा, और नाइट्रोजन के अणु को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, यानी कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? तो आप सभी कहते हैं 3। तो जाहिर सी बात है कि जब 2 नाइट्रोजन परमाणु अणु बनाने के लिए आपस में जुटेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन का आपस में साझा करेंगे? तो आप कहेंगे सर 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे। ध्यान में रखेंगे कि नाइट्रोजन अणु में जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन अणु के बॉन्ड में या बंध में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तब आप कहेंगे कि गुरुजी 3 इलेक्ट्रॉन ये परमाणु साझा करेगा और 3 ये साझा करेगा, तो इसके बॉन्ड में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 6। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, तो आप कहेंगे सर इसकी वैलेंसी 3 है, तो जाहिर सी बात है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन का ही साझा करेगा। तो आप इस चीज़ को अपने माइंड में रखिएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, तो आप कहेंगे 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। और नाइट्रोजन बॉन्ड बनने में टोटल कितने जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो पार्टिसिपेट होता है, तो आप कहेंगे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 3 इसका और 3 इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? भाई मैंने आपको एनालिसिस वाले सेशन में 2 से 3 बार इस चीज़ को बताया है। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तब ये अपने अवयवी 7 रंगों में टूट जाता है। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब यहाँ पे ये अपने अवयवी रंगों में टूटता है तो सभी रंग जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो सर कहीं ना कहीं उसका जो झुकाव होता है वो प्रिज्म के आधार की ओर होता है। और प्रिज्म के आधार की ओर सबसे ज़्यादा कौन झुका हुआ रहता है? तो आप कहते हैं सर बैगनी झुका हुआ रहता है। और सबसे कम कौन झुका हुआ रहता है? तो आप कहते हैं सर लाल झुका हुआ रहता है सबसे कम। तो मेरे मित्र आप सभी ये भी तो कहते हैं कि गुरुजी जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है उसका विचलन कम होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है उसका विचलन कम होता है, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका विचलन क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य है ये कम है, इसका विचलन भी क्या होता है? ज़्यादा होता है, यानी कि ये ज़्यादा आधार की ओर झुकता है। जबकि जो लाल रंग है इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, तो ये बहुत ही कम आधार की ओर झुकता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? आप क्या कहेंगे कि गुरुजी लाल रंग जो है वो सबसे कम विचलित होता है। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि कौन सा रंग सबसे ज़्यादा विचलित होता है तो आप कहते हैं बैगनी रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया
कि 4 ओम और 2 ओम के दो प्रतिरोध 3 वोल्ट की बैटरी में श्रृंखला में जोड़ा गया है, परिपथ में धारा का मान क्या होगा? बताइए ना सॉल्व होगा। मैंने न्यूमेरिकल वाले सेशन में आपको बताया है कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपसे पूछे जा रहे हैं और देखिए आपके कल के एग्जाम में भी पूछा गया है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी चूंकि जो रेसिस्टेंस है वो श्रृंखला में जुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि टोटल रेसिस्टेंस हमारा RS कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 6 ओम हो जाएगा और साथ ही जो विभवांतर है वो हम लोग कितना लेंगे? आप कहेंगे 3 वोल्ट लेंगे। और मेरे मित्र आपसे पूछा जा रहा है कि परिपथ में धारा का मान क्या होगा, यानी कि I का वैल्यू क्या होगा? बताइए। आप यहाँ पे I का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे? आप सभी कहेंगे I इक्वल टू V/R होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? V सर 3, R कितना है? 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, I इक्वल टू 0.5 एम्पियर हो जाएगा। आइए इस तरह के कुछ और भी क्वेश्चन हैं उसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा गया था कि एक अभिसारी लेंस में एक वस्तु की दूरी 40 सेंटीमीटर है और फोकल लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो आवर्धन का मान होगा। मेरे मित्र ये क्वेश्चन आपका अच्छा था और कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल बेस्ड है जो आप सबों को सॉल्व करना चाहिए था। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक अभिसारी लेंस में, तो अभिसारी लेंस हम लोग किसको कहते हैं? आप कहेंगे उत्तल लेंस को कहते हैं, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस को कहते हैं। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब इसमें कहा जा रहा है कि एक अभिसारी लेंस में वस्तु की दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि U कितना हो जाएगा? चूँकि बात उत्तल लेंस की कर रहे हैं तो यहाँ पे U हमारा होगा -40 सेंटीमीटर। फोकल लंबाई कितना है? आप कहेंगे 20 सेंटीमीटर। और साथ ही साथ आपको क्या निकालना है? आवर्धन M इक्वल टू वाट, ये चीज़ निकालना है। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी आवर्धन के लिए तो फॉर्मूला होता है लेंस में V/U, तो यहाँ पे तो हमको वस्तु दूरी दिया हुआ है लेकिन प्रतिबिंब दूरी ना दिया है, तो प्रतिबिंब दूरी हमको पहले निकालना होगा। बिल्कुल सर। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग प्रतिबिंब दूरी की बात कहेंगे तो आप कहेंगे लेंस सूत्र लगा दीजिए, 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग 1 क्या लिख सकते हैं? 20 इक्वल टू 1/V, यानी कि प्रतिबिंब दूरी तो हमको चाहिए ही चाहिए, माइनस U कितना है? -40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लीजिए -40 कर देते हैं। जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी ये 1/20 इक्वल टू 1/V, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 1/40 हो जाएगा। मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे 120 इधर रखने दीजिए और ये 1/40 को इधर ले आइए, तो -1/40 और कितना हो जाएगा? इक्वल टू 1/V। 20 और 40 का एलसीएम कितना होगा? चला आप कहेंगे 20 और 40 का एलसीएम तो सर 40 से हो जाएगा, तब 20 दूना 40, तो 2 और 40 से कम 40, 1/V। और आप कहेंगे कि गुरुजी ये 1/V इक्वल टू हो जाएगा 1/40, 2 - 1, 1/40। V इक्वल टू कितना हो गया? आप कहिएगा सर 40 सेंटीमीटर। V इक्वल टू कितना हो गया? आप कहेंगे 40 सेंटीमीटर। आवर्धन के लिए फॉर्मूला क्या है? V/U। चला जी, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे M इक्वल टू हो जाएगा, V है हमारा 40 सेंटीमीटर और साथ ही साथ जो वस्तु दूरी है वो क्या है? -40 सेंटीमीटर। कैंसल हो जाएगा, क्या होगा? आप कहेंगे -1। तो आपसे जो क्वेश्चन करा गया कि एक अभिसारी लेंस में एक वस्तु की दूरी 40 सेंटीमीटर है, फोकल लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो आवर्धन का मान होगा, आप कहेंगे -1 होगा। क्या होगा? -1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पोटेशियम आयोडाइड के साथ लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया से कौन सा अवक्षेप प्राप्त होता है? ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे अवक्षेप के रंग की बात की गई थी। तो आप सभी कहेंगे सर हमको रिएक्शन देखना होगा, तो मेरे मित्र ध्यान देंगे कि अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के बीच हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है लेड नाइट्रेट का? PbNO3 प्लस ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? पोटेशियम आयोडाइड के साथ, यानी कि 2Ki के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये क्या बना लेगा? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये PbI2 लेड आयोडाइड बनाएगा और साथ ही साथ क्या बनाएगा? 2KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट बनाएगा। और यहाँ पे जो लेड आयोडाइड है ये क्या होगा? तो सर अवक्षेप के रूप में होगा, यानी कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा और इसका कलर कैसा होगा? तो सर पीला होगा। कैसा होगा? पीला होगा।
और ये रिएक्शन क्या होगा, तो आप कहेंगे सर चूंकि इसमें अवक्षेप बन रहा है तो ये हमारा रिएक्शन जो है ये अवक्षेपन अभिक्रिया हो जाएगा, यानी कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन हो जाएगा, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि पोटेशियम आयोडाइड के साथ लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया से कौन सा अवक्षेप प्राप्त होता है, आप कहेंगे पीला रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। कौन सा अवक्षेप प्राप्त होता है, आप कहिएगा पीला रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, यानी कि येलोइश कलर प्रेसिपिटेट जो है वो फॉर्म होता है। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, बड़ा ही आसान सा, आई दिया हुआ है और आपका विभवांतर दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि आर क्या होगा। बताइए ना सॉल्व होगा, आप कहेंगे सर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हम सबों को मालूम है कि V = IR से हम लोग क्या करते हैं, R निकाल लेते हैं, क्या V/I। मेरे मित्र विभवांतर आपका 6 वोल्ट है और विद्युत धारा 0.6 एम्पियर, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप कहेंगे 0, 14 है 60, यानी कि रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप कहिएगा 10 ओम। आइए इस तरह के कुछ और भी क्वेश्चन हैं उसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 14, आपसे पूछा गया कि प्राथमिक उत्पादक के भोजन बनाने के लिए क्या आवश्यक नहीं होता है। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, प्राथमिक उत्पादक होता है, उसको भोजन बनाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। मेरे मित्र आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर किसको बोला जा रहा है। भाई मेरे, आप सभी जब प्लांट की बात करते हो तो आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी जितने भी जीव हैं वो प्लांट पर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से सभी किस पे डिपेंड होते हैं, तो आप कहते हैं सर प्लांट पे डिपेंड होते हैं। और प्लांट क्या है, तो आप सभी याद रखेंगे कि इसको उत्पादक के श्रेणी में रखा जाता है और वो भी प्राइमरी प्रोड्यूसर के श्रेणी में रखा जाता है। और आप सबों को मालूम है कि प्लांट को भी किसकी जरूरत होती है, भोजन की जरूरत होती है। और प्लांट जो है अपना भोजन कैसे बनाता है, तो सर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के थ्रू बनाता है। कैसे बनाता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के थ्रू बनाता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बनाता है। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, H2O की जरूरत होती है, साथ ही साथ सनलाइट की जरूरत होती है, और क्या रहता है, तो आप कहते हैं कि गुरुजी क्लोरोफिल तो मस्ट ही होता है। आप क्या देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को होने के लिए, यानी कि जो प्राथमिक उत्पादक प्लांट है इसको भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, इन सभी की आवश्यकता होगी। इसके अलावा इसको और कोई चीज़ नहीं चाहिए होगा। और यही सब चीज़ एक दूसरे के साथ जब जुटेगा तो क्या बनाएगा, आप कहेंगे ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाएगा। और मेरे मित्र आपके ऑप्शन में एक ऑप्शन ऑक्सीजन भी दिया हुआ था, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के लिए तो ये सभी पदार्थ चाहिए, लेकिन इसके बाद क्या बनेगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो जाहिर सी बात है कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के लिए या फिर प्राथमिक उत्पाद के भोजन बनाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती होगी। तो सही आंसर आपका क्या हो जाता, तो सर ऑक्सीजन वाला ऑप्शन हो जाता। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं इसको भोजन बनाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन मिलता है वो क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का उप उत्पाद, यानी कि बाई प्रोडक्ट कहलाता है। मेन प्रोडक्ट आप सबों को मालूम है कि ग्लूकोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पौधे की जड़ें मिट्टी से ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करता है। तो भाई मेरे बहुत ही हल्का सा सवाल कि जो पौधे की जड़ें होती है वो मिट्टी से ऑक्सीजन रूट हेयर के थ्रू क्या करता है, ग्रहण करता है। मैंने आपको कई बार बताया है कि पौधे के शरीर में श्वसन की प्रक्रिया पौधे के लगभग हर एक भाग से होती है। पौधे के जड़ से भी होती है, पौधे के लेंटिसेल से भी होती है और साथ ही साथ लिप से भी होती है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्लांट के रूट में आपको इस तरह की कुछ संरचनाएं दिखाई पड़ती है, इस तरह की कुछ संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग रूट हेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं। और इसी के थ्रू क्या होता है, तो सर पौधे जो हैं वो जड़ के द्वारा मिट्टी से ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं या फिर आप कह सकते हो ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि महिलाओं में पहला मासिक धर्म चक्र कहलाता है। ये चीज़ भी हमारे पहले से क्लास में मौजूद था सर, और मैंने आपको कई बार बताया है, चाहे वो आपका क्वेश्चन का सेशन हो या फिर ऐसे थियोरिटिकल पोर्शन हो। और आप सभी क्या कहते हैं कि महिलाओं में जो पहला मासिक धर्म चक्र होता है वो मेनार्की कहलाता है।
क्या कहलाता है? मेनार्की कहलाता है। और जो आपका अंतिम मासिक धर्म चक्र होता है उसको क्या बोला जाता है? मेनोपॉज बोला जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि महिलाओं में मासिक धर्म का स्टार्ट होना क्या कहलाएगा? आप कहेंगे मेनार्की, और मासिक धर्म का स्टॉप हो जाना, बंद होना क्या कहलाएगा? आप कहेंगे मेनोपॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बेंजीन के संरचना में कितने दोहरे बंध होते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड कितने होते हैं? चला जी, इस क्वेश्चन को मैंने पूरे साल लगभग पढ़ाया है पीछे के सेशन में। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, और हम सभी कहते हैं कि बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं? आप कहते हैं सर 6 कार्बन होते हैं। ध्यान देंगे कि इसमें अगर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सर दूसरे में डबल, फिर यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल और यहाँ पे डबल। क्या देख रहे हैं कि इसमें जो डबल बॉन्ड की संख्या है वो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे सर दूसरा और यहाँ पे आपका तीसरा। यानी कि बेंजीन के संरचना में आप क्या देख रहे हैं कि 3 डबल बॉन्ड है और 3 क्या है? आपका सिंगल बॉन्ड है। हालांकि आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि बेंजीन के संरचना में कितने दोहरे बंध होते हैं, तो आप कहेंगे कि सर डबल बॉन्ड 3 होगा। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि सिंगल बॉन्ड कितना होगा, सिंगल बॉन्ड कितना होगा, तो भी आप क्या कहते हैं? 3 होगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बेंजीन के संरचना में टोटल आपका सिग्मा बॉन्ड कितना होता है, बेंजीन के संरचना में टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना होता है और पाई बॉन्ड कितना होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे 12 सिग्मा बॉन्ड होता है और साथ ही 3 आपका पाई बॉन्ड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन की संरचना में जो टोटल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो कितना होता है? तो सर 12 सिग्मा और 3 पाई, टोटल कोवेलेंट बॉन्ड 15 हो जाता है। ये छोटा छोटा बात भी आप अपने माइंड में रखिएगा, आपके लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि C3H6 किस श्रृंखला से संबंधित हैं? मेरे मित्र यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कार्बन की संख्या का 2 गुना हाइड्रोजन है, यानी कि इसका जनरल फार्मूला CnH2n हो जाएगा। आप कहेंगे गुरुजी ये तो एल्कीन का जनरल फार्मूला है। तो चला ये है तो आंसर हमको करना था कि जो C3H6 है वो एल्कीन श्रृंखला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि उत्तल लेंस में F1 और 2F1 के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा? बताइए, ना बना होगा, आसानी से बना होगा सर। आप कहेंगे गुरुजी यहाँ पे वस्तु को F1 और 2F1 के बीच रखा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है प्रतिबिंब जो है 2F2 और अनंत के बीच बनेगा। कैसा होगा? वास्तविक और बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? वास्तविक और साथ ही साथ आवर्धित, यानी कि बड़ा होगा। आइए इस तरह के कुछ और भी क्वेश्चन हैं उसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 20, क्या पूछा गया कि अगर प्रतिरोध 4 गुना हो जाए तो धारा का मान क्या होगा? मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? आई की, तो हम सभी कहते हैं कि जो आई होता है वो किसके बराबर होता है? V/R के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो धारा है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/R। और आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर प्रतिरोध 4 गुना हो जाए तो धारा का मान क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी जब हम ये कह रहे हैं कि I जो है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो जाहिर सी बात है कि प्रतिरोध हमारा बढ़ेगा तो धारा का मान घटेगा। तो अगर प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा तो धारा हमारा क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कम जाएगा। कितना कम जाएगा? तो आप कहेंगे गुरुजी अगर इस फॉर्मूला में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग I = V मान लेते हैं कि हमारा दिया हुआ रहेगा, ये 4R ना हो जाएगा। क्या है? तो प्रतिरोध को 4 गुना कर दिया जा रहा है। तो आप कहेंगे सर ये तो V/4R हो जाएगा, मतलब जितना भी V होगा सर और जो प्रतिरोध होगा उसका यहाँ पे 4 गुना कम हो जाएगा, यानी कि जो आपका धारा होगा वो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे I/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? I/4 हो जाएगा। यानी कि अगर प्रतिरोध जो है वो 4 गुना हो जाएगा तो धारा आपका क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। मतलब प्रतिरोध बढ़ा तो धारा का मान कम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 400 मीटर की दौड़ के बाद मांसपेशी में दर्द क्यों होता है? कोई भी एथलीट्स या आप कुछ ज़्यादा वर्क करते हैं तो आपको मसल्स में क्रैम्प होना शुरू हो जाता है। आप सभी कहते हैं कि गुरुजी वहाँ पे ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होती है, जिस वजह से हमारे मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन हो जाता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है और वहाँ पे मांसपेशी क्या होती है? तो सर दर्द होना शुरू हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि लार में कौन सा एंजाइम होता है, आप कहेंगे सर टाइलिन, इसी को हम लोग एमाइलेज भी कहते हैं, और दूसरा होता है लाइसोजाइम। टाइलिन क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है, और लाइसोजाइम क्या करता है, तो भोजन में उपस्थित हार्मफुल जीवाणु को नष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि दहन किसकी उपस्थिति में होता है, आप कहेंगे सर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और कंबसन के लिए पोषक तत्व के रूप में किसको जाना जाता है, तो आप कहते हैं सर ऑक्सीजन को जाना जाता है। मेरे मित्र इतना ही क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड बच्चों के द्वारा टोटल कलेक्ट किया गया था, जिसको मैंने डिस्कस करा दिया है, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उसको करने में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।